नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल का एपिसोड चल रहा है, साथ ही हमारे चैनल का गांव-गांव जाके जनता सर्वे भी चल रहा है। जो जनता के समस्या है, जो जनता के बीच में निर्माण हो रहे प्रश्न है, वह प्रश्न हम इच्छुक उम्मीदवार से जाके पूछ रहे हैं कि अगर आपको जनता ने मौका दी तो आप जनता की समस्याओं का निराकरण करोगे या नहीं करोगे, यह सवाल हम इच्छुक उम्मीदवार से रख रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे चैनल के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अमरजी वराड़े। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके दिल में क्या है जनता के लिए। हम इनसे पूरी आज बातचीत विस्तार में करेंगे। बाबू, सबसे पहले आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या बताओगे, अभी पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है और एक तरफ महायुति है। दोनों गठबंधनों में रस्सीखेच चल रही है। शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस इधर भी है उधर भी है, दोनों इसमें अपनी अपनी रस्सीखेच चल रही है। क्या बताओगे, आप भी इच्छुक हो, आपने भी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के माननीय नानाभाऊ पटोले इनके पास प्रस्ताव भेजा है। आपके विधानसभा में क्या स्थिति है कांग्रेस पक्ष की और महाविकास आघाड़ी? पहले आपने बोला कि इधर भी 3 पार्टी है, उधर भी 3 पार्टी है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी में ही 3 पक्ष है। यहाँ कांग्रेस है, एक ही कांग्रेस है। यहाँ शिवसेना है, जो बाला साहेब ठाकरे के लड़के उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, वही शिवसेना है। यहाँ शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी की स्थापना की थी 99 में, कांग्रेस से अलग होके। उनकी जो राष्ट्रवादी है वही राष्ट्रवादी है। शरद पवार जी की राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, कांग्रेस, इसका गठबंधन जो है वो महाविकास आघाड़ी। बराबर। वहां तो 40 खोखे वाली शिवसेना है, 65 को भागने वाली राष्ट्रवादी है, और ये 65 को भगाने वाली, 40 खोखे देने वाली, गद्दारों को संभालने वाली नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी है। अच्छा। दोनों आरएसएस की बीजेपी पार्टी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पे चलने वाली अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों चलने वाली बीजेपी की नहीं है। तो वो 3 गद्दार पार्टियों का मेल है। ठीक है, राजकारण में उनके पास सत्ता है अभी केंद्र में, राज्य में करके, लेकिन अभी जनता समझ गई इस बार चुनाव में लड़ाई बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को क्लीन स्वीप है, 200 के ऊपर सीटें लेके महाविकास आघाड़ी। अच्छा, मैंने पूछा था गोंदिया विधानसभा में क्या स्थिति है? बता रहा हूँ मैं उसके बारे में भी। वही परिस्थितियां गोंदिया में है। 5 साल पहले आइन चुनाव के फॉर्म भरने के 1 दिन पहले जिस विधायक पे कांग्रेस के मतदाताओं ने, कांग्रेस के पक्ष नेतृत्व ने सालों साल तक भरोसा किया, वह विधायक ऐन मौके पे सारे लोक प्रतिनिधि जीते हुए हारे हुए को लेके बरगला के साथ में लेके चले गए। चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी पार्टी में, उसके बावजूद हम चुनाव लड़े, चुनाव को हिम्मत से लड़ा और चुनाव हारने के बाद चुप नहीं बैठे। पूरे कोविड के समय में गांव-गांव में जाके कांग्रेस का संगठन खड़ा किया, कांग्रेस के साथ में लोग जोड़े। बरोबर। आपने देखा होगा कि आज भी मेरे पोस्टर लगे हुए ज्वाइन कांग्रेस। बरोबर। लोग कांग्रेस में आज भी आ रहे हैं। फर्क इतना ही है कि पिछले 4 साल तक के सामान्य कार्यकर्ता पार्टी के साथ में जुड़ते रहे, पार्टी में आते रहे। अब सामान्य कार्यकर्ता जब पार्टी में आ गए तो नेताओं के आने की लाइन हमारे पास में लग गई है। ऐसे समय में गोंदिया विधानसभा में कांग्रेस के लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये बताइए मेरे को, आपको अगर जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी तो आपका विजन क्या है? आप जनता के हित के विकास के लिए क्या करें? मुझे अगर जनता ने सेवा करने का मौका दिया तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा ये है, कृषि का जो माध्यम है, क्योंकि कृषि के माध्यम से ही हम यहाँ के व्यवसाय को बढ़ा दे सकते हैं। बरोबर। यहीं के युवाओं को यहीं पे काम देने की बात अगर हमको करना है तो हमको राइस धान के अलावा हमको अलग अलग सब्जी में, फूलों में, फलों में इसकी खेती हमको करनी पड़ेगी। दलहन की खेती हमको करनी पड़ेगी।
यह अगर हम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 सालों में किसी भी युवाओं को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के माध्यम से नौकरियां मिल रही है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, वो अगर खुद की खेती हो तो, और ना हो तो खेती के माध्यम से अगर जुड़े रह जाएंगे तो यहाँ भरपूर रूप से व्यवसाय का साधन उपलब्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा वराड़े जी, आपको क्यों लगता है कि जनता ने मेरे को आशीर्वाद देना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि मैंने जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? देखो, मैं स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत जिचकार का कार्यकर्ता हूँ, उनके विचारों पे चलने वाला आदमी हूँ। यह नगर सेवक, जिला परिषद मेंबर, विधायक, खासदार, यह जो पद मिलते हैं लोगों के आशीर्वाद से, यह पद कोई अपने और अपने 4 दोस्तों के घर भरने के लिए नहीं मिलते। बरोबर। यह पद इसलिए मिलते क्योंकि आप अगर 3.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके यहाँ का विधायक बनते हैं तो हर उस व्यक्ति की आवाज बन के आपको मुंबई जाना पड़ेगा। हर उसकी व्यक्ति की आवाज बन के आपको तहसील ऑफिस से, पुलिस थाने में, यहाँ के बीडीओ के पास, यहाँ कलेक्टर के पास, यहाँ के एसपी के पास, हर कार्यालय में आपको उनकी आवाज बन के आना पड़ेगा। तो इसलिए आपने काम उनके लिए करना है, अपने घर के लिए नहीं। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो विधायक बनो, 5 साल में मालामाल हो जाओ, दूसरा चुनाव लड़ लो, जीत गए तो, हार गए तो दूसरे चुनाव की तैयारी कर लो। वो यार नगर सेवकों का है, वो यार जिला परिषद का मेंबरों का है, क्योंकि नेता का आदर्श अगर अच्छा नहीं रहा उसकी देखा के नीचे के लोग करते। आज ये लोग चंद लोग मालामाल है, जनता बेचारे बेहाल है। ऐसे परिस्थितियों में मैं को इसलिए लगता है कि यहाँ पे बेईमान लोक प्रतिनिधियों का राज पिछले कुछ सालों में रहा। कोई आइडियोलॉजी नहीं, रातों रात पार्टियां बदल देते हैं, रातों रात बोलते हैं कि भाई हम विकास के लिए उनके साथ में गए। जिनके लिए आप उनके साथ में गए वो आपने गांव के जनता की मीटिंग बुला के पूछो ना कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, छोड़ू क्या पार्टी? बरोबर। जाहिर रूप से मेरा तो आह्वान है कि जिस किसी लीडर को छोड़ना है पार्टी, उसने छोड़ने के बाद पूछने बोलने के बजाय छोड़ने के पहले अपने मतदाताओं को से पूछना चाहिए जाहिर रूप से, पब्लिक मीटिंग लेके, कि क्या मैंने पार्टी छोड़ना है, क्या मैं विकास के लिए दूसरे ग्रुप में जाऊँ, क्या मैं विकास के लिए दूसरी पार्टी में जाऊँ क्या? यह गद्दारों नेताओं की छवि वाला गोंदिया बन गया है, और इस छवि को अगर दुरुस्त करना है तो ईमानदार स्वच्छ छवि का आदमी सामने आना चाहिए। अच्छा, अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि मैं किसानों के लिए करूंगा, किसानों के हित की बात करूंगा, लेकिन मैं आपको यह पूछना चाहूंगा कि गोंदिया शहर में केटीएस रुग्णालय है जिसके हाल बहुत ही बेहाल है। वहां पर बरोबर पेशेंट को इलाज नहीं मिल पाता। आपको पता है भाऊ कि गोंदिया जिले के जो गोर गरीब जनता है वह केटीएस रुग्णालय में इलाज कराने जाती है, लेकिन आज उनकी 4-4 दिन 5-5 दिन सुनवाई नहीं हो रही है, उनको बेड नहीं मिल रहे। आप जाके देखो कि वह लोग नीचे सोते हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो क्या अगर आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी तो आप स्वास्थ्य के बारे में कुछ अच्छा और कुछ नया, और जिससे गरीब जनता को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, इसके लिए कुछ करोगे क्या? देखो, गोंदिया में क्या हो रहा है कि ग्रामीण के सारे लोग छोटे मोटे इलाज के लिए केटीएस में बरोबर गंगाबाई रुग्णालय में आ रहे हैं। गोंदिया के लोगों कामठा में, दासगांव में, रावणवाड़ी में, काटी में, इकोड़ी में, हर जगह हमने अदासी में, हर जगह प्राथमिक आरोग्य केंद्र की व्यवस्था की है। कई जगह प्राथमिक सब आरोग्य केंद्र की। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि कई जगह सब सेंटर और सेंटर उनमें मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती। वही बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर हमने वो प्राथमिक आरोग्य केंद्र और प्राथमिक उप आरोग्य केंद्र में अगर हमने दवाइयां और वहां पे इलाज करने वाले डॉक्टर की व्यवस्था 24/7 अगर करा दी हमने, तो उस गांव के लोग वही इलाज करेंगे। जिनको जरूरी बड़ा इलाज करना है, कोई मेजर सर्जरी करना है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, वही लोग गोंदिया आएंगे। तो निश्चित रूप से इसकी हालत बदल जाएगी। यहाँ की हालत के लिए कई बार मंत्री को बोल के हो गया, कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दे के हो गया, कई बार छोटे मोटे मोर्चे निकाले गए, लेकिन हालत दुरुस्त नहीं होती। अधिकारी, डॉक्टर, यहाँ के सीएस, डीएचओ मगरा गए। उनका कहना है कि भाई हम डेवलपमेंट के नाम पे
यहाँ के लोक प्रतिनिधियों से लेन देन करते रहते हैं। अच्छा, तो हमारा लेन देन चलते रहता है, तो इसलिए हमारे को किसी प्रकार की कार्रवाई होगी नहीं, उनको विश्वास है और वो बिंदास है, चाहे लोगों का हाल कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये जो लेन देन है, ये सब चीजें हो रहा है, इसके चक्कर में तो गरीब जनता पिसने में जा रही है ना, फिर इसका जिम्मेदार कौन? देखो, जहाँ का लोक प्रतिनिधि व्यापारी हो, वहां गरीब जनता को भिखारी बन के रहते हैं। सोच, आज नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने व्यावसायिक सोच बताया पहले कि कैसा सोच जो है व्यावसायिक क्षेत्र में चाहिए। आप जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, स्वयं को सेवक बोलते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच अगर व्यावसायिक होगी तो आज देखेंगे 10 साल के बाद में जनता जहाँ के वहां है, लेकिन अदानी और अंबानी दो व्यापारियों को इन्होंने माला माल कर दिया। वैसी इंडिया की हालत। यहाँ का लोक प्रतिनिधि अगर व्यापारी है, उसको सिर्फ जमीनों का व्यापार करना है, उसको सिर्फ राइस मिल मालकों के साथ में ट्रेडिंग करना है, उसको सिर्फ व्यापारियों के हित देखना है, तो वहां पर जनता को तो भुगतना ही पड़ेगा। हम अगर 500 रुपए लेके वोट मारेंगे, निश्चित रूप से हमको तो 5 साल भुगतना पड़ेगा। अच्छा, उसी में क्या है वो कि जो जिला परिषद स्कूल्स है, आपको पता है कि शिक्षा रीढ़ की हड्डी है। अगर एजुकेटेड होंगे तो अपने बच्चे फ्यूचर बना सकेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कहा है की शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, लेकिन जिला परिषद स्कूल की भी आज बेहाल है। वहां पर टीचर बरोबर अवेलेबल नहीं है। अपने गोंदिया विधानसभा में, गोंदिया जिले में 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा में आज अनेक गांव के जो स्कूल है वो बंद करके ताला ठोक के बाहर उनकी पढ़ाई की जा रही है। उनको बाहर क्यों? कि वहां टीचर अवेलेबल नहीं है। अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो वहां पर बिल्डिंग्स बरोबर अवेलेबल नहीं है। साथ ही इसके पहले कुछ दिन पहले पेपर में आ रहा था कि जहां 20 से ऑन रोल कम है वो की स्कूल बंद की जा रही है। तो क्या अगर आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी तो आप असेंबली में ये कहोगे कि वहां की स्कूल बरोबर की जाए, वहां का मैन्युफैक्चरिंग बरोबर हो, लोगों को शिक्षा बरोबर मिले? आप इसके लिए क्या सोचा? मैंने बार बार इसके पहले भी कहा है कि लोक प्रतिनिधि का काम सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बनाना नहीं है। लोक प्रतिनिधि का काम स्कूल की बिल्डिंग में अच्छी शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही, वहां पर उनको शिक्षा के लिए जरूरी पुस्तक, कॉपी या बच्चों को ड्रेस, आज क्या हालत है। सरकार ने गणवेश का घोषणा की थी स्कूल चालू होने के 1 महीना पहले। मार्च के बजट में मुख्यमंत्री ने गणवेश दिखाया था। मार्च के, आपने अगर देखा होगा विधानसभा की कार्यवाही में, तो मार्च के सेशन में मुख्यमंत्री ने गणवेश दिखाया था कि हम 24 जून से पहले सारे बच्चों को गणवेश के साथ में पहले ही स्कूल में भेजेंगे। अच्छा। उसका ऑर्डर दे दिया गुजराती कंपनी को पूरे राज्य के स्कूल के यूनिफॉर्म बनाने का। आज भी 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त को स्कूल के बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म आने वाले हैं। पिछले साल जो यूनिफॉर्म है फटाफट वही पहन के आने वाले। कारण क्या? क्योंकि आर्थिक व्यवहार के चलते जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए उसने कपड़े पूरे सिला नहीं, कपड़े पूरे प्रोवाइड कर नहीं पाए, तो कपड़े पहुंचे नहीं। तो जहाँ का मुख्यमंत्री की सोच ही शिक्षा के प्रति ऐसी होगी, उनकी जो चेन बनी हुई है, 40 खोखे देके खरीदे हुए विधायक है, तो विधायक क्या स्कूल में शिक्षा देंगे? मैंने पूछा कि आपके क्या प्रयत्न रहे? मेरे प्रयत्न ऐसे रहेंगे कि मैं यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में जो दिन ब दिन लोगों की भर्तियां बढ़ते जा रही है, जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चे अपना टीसी निकाल रहे हैं, एजुकेशन ऑफिसर का कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल अगर हम लाएंगे तो वहाँ के बच्चे वहीं पढ़ेंगे और हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि तेरे को जो पढ़ाई गोंदिया में मिल रही है वो कम पैसे में जो गांव में अवेलेबल करा के दे रहे, मेरे बच्चे को वहीं पे अपने गांव में रख। क्योंकि स्कूल कोई भी रहे, बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिली, आज IAS IPS लोग कहाँ के बनते हैं? ग्रामीण अंचल के जिला परिषद के स्कूलों में पढ़े हुए लोग IAS IPS कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, निश्चित रूप से हम गोंदिया में इसी काम करेंगे। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हम गांव-गांव जाके जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही गांव में विकास काम हुए या नहीं हुए वो भी उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें जनता के बीच से यह सवाल खड़ा हुआ था कि रोजगार की बहुत समस्या है, युवा जो है वह काम नहीं कर पा रहे, घर में बैठे, तो आपने रोजगार की क्या? मैं बताया जब आपको कि कृषि एक बहुत बड़ा माध्यम है रोजगार का। अगर हम धान के अलावा सब्जियां, फल और दलहन की खेती में अगर जाएंगे
तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के स्थानीय युवाओं को, क्योंकि कृषि का माध्यम सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है रोजगार का, उसपे खड़ी होने वाली इंडस्ट्री, उसके साथ में चलने वाला व्यवसाय, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की साधन, इससे यहाँ के गोंदिया का व्यवसाय का प्रॉब्लम 2 साल में सॉल्व हो सकता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, साथ ही प्रदेश सचिव हो, तो आप जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों से क्या विनती करना चाहोगे, साथ ही गोंदिया विधानसभा के वोटर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं हमारे वरिष्ठों से मैंने मेरी बात भी किया, मैंने कहा कि किसी भी लॉयल आदमी को पार्टी की टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी का संगठन को अगर बड़ा करना है तो पार्टी में जिन लोगों ने पार्टी के संगठन में काम किया है, पार्टी को बढ़ावा देने का काम किया है, कठिन समय पर पार्टी के साथ रहे, उनके साथ में अगर पार्टी खड़ी रहेगी तो भविष्य में युवाओं का अट्रैक्शन उस पार्टी के बारे में बढ़ेगा। इसलिए किसी भी ईमानदार आदमी को, कर्मठ आदमी को पार्टी की टिकट मिलना चाहिए। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि जो आदमी अपने पार्टी से वफादार है उसी आदमी को अपना लोकसभा में चुनना चाहिए। साथियों, यहाँ थे अमरजी वराड़े, हमने इनसे बातचीत की, आपको इनसे रूबरू कराया है, इनकी क्या विचारधारा है आपने तो जान ही ली। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी पूरे विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है, लेकिन देखना यह बाकी होगा कि टिकट जाती किसको है, किसका झंडा ऊंचा रहता है। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।